यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में सचमुच जो स्थिति है वो सरकार के काबू में नहीं है? सब जो घटना हुई है मुजफ्फरनगर में, वो जो कुछ लोगों ने साजिश करके, और बहुत दिनों से साजिश कर रहे थे। एक मुद्दा जिसपे खास तौर से फिर अक्सर होता रहता है, आजम खान साहब का मुद्दा। फिर वो इस बार गर्मा गया। क्या बात है कि आजम खान साहब क्यों इतना नाराज रहते हैं? वो तो नेताजी ने बोल ही दिया है, स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब तो जब स्थिति स्पष्ट हो गई है तो उसमें हमें बोलना नहीं है। देखिए खास बात, यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
पर बीमार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सगों से भी सगा है तू, अपना पर बीमार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार बीजेपी ने पीएम पद की दावेदारी पर लंबे अरसे से चला आ रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है। बीजेपी ने पीएम पद के लिए औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी गई। मोदी के ऐलान से बीजेपी खुश है, लेकिन आडवाणी जी अब भी कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं। सियासी जमीन गीली है, लेकिन आडवाणी की हालत अब फिलहाल ऐसी है कि वो कोई शॉट नहीं खेल पा रहे और ना ही फिलहाल उनमें गेंदबाजी करने का दम बचा है। आडवाणी को पीएम इन वेटिंग का टिकट कंफर्म होने का मलाल कहीं ना कहीं इससे दिखता है। मैं पार्टी के छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है।
तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ईला जोशी जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में इन विषयों के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर भी उनका नजर लगातार बनी रहती है। जी.आर. शरण साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, आप बीजेपी से हैं, बहुत खुश हैं आज वो। और इसके अलावा संदीप दुबे जी, आप जेडीयू से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन जेडीयू की राय क्या होती है देखना होगा। इसके अलावा नीता मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर दीपिका, आप तो बहुत खुश होंगी, खुश तो बहुत होंगी आप, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार आपको था। बिल्कुल सिद्धार्थ, आज भारत के इतिहास में मैं इसको बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन मानती हूँ। मैं भाजपा के इतिहास में बहुत बड़ा दिन मानती हूँ, क्योंकि एक बहुत ऊंचे स्तर का, बहुत डायनेमिक, बहुत करिश्मेटिक, बहुत पॉपुलर और बहुत काबिल एक नेता जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आज घोषित किए गए हैं। और ये भाजपा के लिए बहुत फक्र की बात है कि सबसे ऊपर जो हमारा फेस होगा 2013 और 2014 के चुनावों के लिए, वो एक ऐसे शख्स होंगे जिनकी छवि बिल्कुल क्लीन है, जो डायनेमिक, करिश्मेटिक और बहुत कैपेबल है। गुजरात को वो 3 बार गुजरात में वो जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं पे उनकी जो छवि है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और उनके आने से हमारे जो पूरे काडर है, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक नए किस्म का जोश है और आज हम पूर्ण रूप से तैयार हैं 2013 और 2014 के चुनावों को फेस करने के लिए। जी चलिए, तो एक इस बीच एक बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करा दें। वो खबर, वो मुलाकात जिसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वो पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आडवाणी के घर से निकल चुके हैं। करीब 25 मिनट तक की मुलाकात हुई। क्या बात हुई, बात क्या हुई ये तो पता नहीं चला, पर आशीर्वाद जरूर दे दिया गया है आडवाणी द्वारा और जाहिर तौर पर गुलदस्ते वगैरह भी दिए होंगे। पांव छूकर आशीर्वाद लिया है आडवाणी का नरेंद्र मोदी ने और अब वहां से वो निकल चुके हैं। यानी जिस काम के लिए वो गए थे, महज आशीर्वाद लेने के लिए, वो आशीर्वाद आडवाणी ने दे दिया है नरेंद्र मोदी को। इससे क्या जाहिर होता है, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। संदीप जी अब लगातार मुस्कुरा रहे थे जब दीपिका जी अपनी बात बोल रही थी, क्या लगता है ये सिर्फ आशीर्वाद मात्र ही अब आडवाणी जी रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा था कि जिस भ्रम में बीजेपी वाले अभी चल रहे हैं, अब जो पैदा हुआ है भ्रम इनके अंदर, वो भ्रम एक गुब्बारा है और फूट जाएगा। और दूसरी बात, इनको हकीकत पता नहीं है, अपने घर को तो सही से चला नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं और देश चलाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज पूरे देश में क्या मुद्दा था, इन्होंने मोदी जी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, इतनी तारीफ की पुलिंदी कर रहे हैं। अरे आज मुद्दा भ्रष्टाचार था, आज मुद्दा क्या था? आज मुद्दा था कि सबको इकट्ठा करके हम कांग्रेस के खिलाफ घेरते, लोगों को इकट्ठा करते। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोदी को मुद्दा बनाया और जो समाज के भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे पे सरकार घिरी हुई थी, उसको आज इन्होंने छोड़ दिया। आज इनके लिए मोदी मुद्दा हो गया और देश का जो सौहार्द है अगर बिगड़ रहा है तो इसके लिए मैं कहूंगा आज सौहार्द बिगाड़ने का काम भी इन लोगों के द्वारा हो रहा है। तो इससे क्या लगता है कि इनको फायदा मिलेगा? ये देश की जनता नहीं समझ रही है क्या? ये देश की जनता मूर्ख है? ये देश की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और ये गुब्बारा जो आपने भरा है वो फूटेगा। मैं आपको सिद्धार्थ जी बता रहा हूं। अब नीता जी के पास में चला जाता हूं, उनका रिएक्शन ले। तो नीता जी, हालांकि आपके पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी कपिल सिब्बल साहब कह चुके हैं कि बीजेपी का अंदरूनी मसला है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, पर फिर भी आप पहले भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ी रही और ये बात लगातार निकलती रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इससे हलचल, ये तो होना ही था? कैसे देखती हैं आप इस ताजपोशी को नरेंद्र मोदी की? जी, मैं संदीप जी से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि ये गुब्बारा फूटने वाला नहीं, गुब्बारा ऑलरेडी फूट गया है। शायद आप लोगों को इस बात की खबर होगी कि जहां से एसआरसीसी से मोदी जी ने अपनी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंपेन जहां से शुरू की थी, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि एनएसयूआई वहां पर जीत करके आई है। इसका मतलब ये निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं, मोदी जी अगर ये सोचें कि वो हमारे यूथ को, हमारे युवा को बरगला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा युवा आज बहुत ही लिबरेटेड है, एजुकेटेड है और बहुत बड़ी सोच रखता है। इसलिए आज जो ये नतीजा जो निकल के आया है एसआरसीसी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर रहा है कि मोदी जी को जो ट्रम्प कार्ड बीजेपी मान रही है वो सरासर गलत है। बीजेपी एक भुलावे में है और यही मैं कहना चाहूंगी। और आज का जो नतीजा निकल के आया है पार्लियामेंट्री बोर्ड
की मीटिंग के बाद, वो तो होना ही था, वो तो सबको ही पता था, वो तो इंटरनल उनके यहाँ कितनी डेमोक्रेसी है इसके बारे में सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हाँ, जैसा हमारे और लीडर्स का कहना है, हमारी पार्टी का कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी हमारे लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। ठीक है, शरण साहब, क्या बड़ा मुद्दा आज क्या रहा? नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की आडवाणी का रूठना एक बार फिर? नहीं, ऑब्वियसली एक सीनियर लीडर को साइडलाइन करना और ये दिखाना कि हम नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, ये है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है सिद्धार्थ जी, जो शायद आम जनता नहीं जानती हो। जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के, वो एलके आडवाणी से हर तरह से जूनियर हैं और उनको था कि अगर आडवाणी जी बन गए तो मेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, मैं जो हाईकमांड का बैठा रहूंगा, मुझे मेरी कोई सुनेगा नहीं जी। और कांग्रेस की तो कम से कम हमें पता है कि एक हाईकमांड है जो उनका रस्सा कस के रखता है। यहाँ तो माने चुपके से ड्राइंग रूम में होती है और बीजेपी को कहा जाता है कि ये करना और यही करते हैं ये। और मोदी भी उन्हीं के नॉमिनी हैं और इसीलिए हुए हैं कि मोहन भागवत जो कहें वो मोदी करें। और मुझे सच्चाई में मोदी के बनने के बाद अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत डरा हुआ हूं कि इस देश में आगे क्या होगा और देश कम से कम 20 साल पीछे जा रहा है। ये आज मैं यहां से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं। 20 साल पीछे जा रहा है। 20 साल पीछे जा रहा है। कैसे? आप देखिएगा इस देश में जनता सांप्रदायिक दंगे होंगे कि नहीं। हम 1992 चले जाएंगे जी। मैं आज आपको कह रहा हूं, अभी यूपी में जो हुआ है वो एक छोटा सा उदाहरण है। ये फैलेगा। ये तो जीत के बाद की बात होगी ना? नहीं, जीत के पहले होगा। ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने जी। और ये जितने बीजेपी अगली बार एमपी मतलब प्रायोजित रहेगा आपका जी। और जो बीजेपी के एमपी इलेक्ट होंगे अगली बार 2014 में, उनके मुंह पे धब्बा है कि उनको जो बेसिक राइट है अपना लीडर चुनने का वो भी उनको नहीं मिलेगा। इला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता आप रही हैं और एक हमने देखा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक फोर्स है। सर मैं आपके पास आऊँ 2 मिनट। वो फोर्स है जो लगातार नरेंद्र मोदी को तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के पीछे उनके रही है। बहुत हद तक कामयाबी भी उन्हें मिली है, पूरी हद तक तो नहीं मिली पर बहुत हद तक मिली है। क्या आपको भी, जैसा शरण साहब कह रहे हैं, वो भी आपको लगता है कि ये खतरा है कि अभी देश 20 साल पीछे चला जाएगा, या इस तरह से आप सोचती हैं? देखिए, दीपिका जी का जो अभी स्टेटमेंट था उसका एक हिस्सा बड़ा हास्यास्पद था कि मोदी जी को क्लीन चिट मिली हुई है। अगर मोदी जी को सचमुच क्लीन चिट मिली हुई है तो उन्हीं की पार्टी के सबसे सीनियर नेता को उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने पे इतना बड़ा ऐतराज क्यों था? सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात दंगों में उनका नाम जोड़ता रहा है और उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। और जहां तक सांप्रदायिकता की बात है तो बिल्कुल यूपी में जो अभी के हालात हैं, वहां पर अमित शाह का वहां पर आना और मोदी का उनसे जिस तरह का जुड़ाव रहा है, तो ये एक ट्रेलर भर है। अभी हम लोग कई बार बोलते भी हैं कि आप लोग अगर मोदी को एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप इस देश में सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं? चलिए सर, एक मिनट छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा। नहीं, कुल मिला के पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, कुछ इस तरह से चीजें दिख रही हैं, पर ये पिक्चर आगे क्या क्या दिखाती है? सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या बीजेपी उसी तरह की फजीहत ना झेले या ना झेल पाएगी जो गोवा कार्यकारिणी के बाद सबके सामने स्थितियां हुई थी, और बहुत एक संयोग है, उस संयोग पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपया में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? 1 रुपए में देखो, देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गंभीर विषय इसलिए भी हो जाता है ये क्योंकि बीजेपी की दशा और दिशा इससे तय होने वाली है आने वाले दिनों में, और पार्टी के अंदर की बातें भी अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, पहले से भी आती रही थी। दीपिका जी, आप भी आहत होंगे, आज लेटर लिख दिया है आडवाणी जी ने, एकदम से आप उम्मीद कर रही थी कि लेटर आ जाएगा आडवाणी जी का इस वक्त? देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है कि आडवाणी जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका वर्चस्व बहुत ऊंचा है हमारी पार्टी के अंदर। वो पार्टी के बड़े होने के नाते अगर वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारी क्रिटिसाइज ही करते हैं वो। अभी तक तो 2 चिट्ठियां आई, क्रिटिसाइज ही हुआ है। देखिए, जो पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो करेगी वहां पे क्रिटिसिजम्स भी होंगे, डिस्कशंस भी होंगे, कंसल्टेशंस भी होंगे। ऐसा लेटर कांग्रेस लिख दे तो तब आप उसे ये नहीं कहेंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी? ऐसा लेटर तो कांग्रेस लिख ही नहीं सकती। एक बात कह, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप इतने सालों से जर्नलिज्म में हैं, क्या आपने किसी भी कांग्रेसी नेता को ऐसी कोई और पार्टी, चलिए ठीक है, कांग्रेस की बात मत कीजिए, किसी भी और पार्टी में भी आप देख लीजिए, भाजपा अकेली एक ऐसी पार्टी है जहां पे आप अपने डेमोक्रेटिक विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और मैंने किसी ऐसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपको दिखता है जी? ये आपको दिखता नहीं है? और सिद्धार्थ उसके ऊपर पद छोड़ दे कोई? और सिद्धार्थ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जहां तक कि बार बार विपक्ष की सुई, मीडिया की सुई, सोशल एक्टिविस्ट की सुई जो है 2002 दंगों पे एक रुकी हुई घड़ी की तरह से रुकी हुई है। नहीं, क्योंकि मुद्दा उठा था तो जवाब तो देना है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा हुआ है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश की सरकार में एक साल में 112 दंगे हो जाते हैं, अमित शाह जब प्रभारी बने उससे पहले 93 दंगे हो जाते हैं, उसकी जवाबदारी कौन करेगा? आंध्र प्रदेश में, केरला में, मणिपुर में, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इतने दंगे हुए हैं, लेकिन तो 84 के बाद दिल्ली में भी दंगे नहीं हुए हैं। उनका जिक्र कोई करता नहीं है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब शरण जी दे रहे हैं। जहां जहां भी बीजेपी स्टेट में रूल की है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, इनके सिंहासन पे बैठने के पहले दंगा जरूर हुआ है, और ये इसका गवाह इतिहास है, इसे किसी को बोलने की और बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा, जो अगर बीजेपी कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी हैं हम और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है, तो शायद आडवाणी जी का देयर वाज नो रिप्लेसमेंट। और दूसरा, आरएसएस की जो डिक्टेट होती है, डिक्टेशन, वो डिक्टेशन नहीं होती वहां। संदीप जी, क्या आपको भी लगता है पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी था चिट्ठी लिखना आडवाणी जी का? देखिए, इनके घर का व्यक्तिगत मामला है, अभी मैं उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात फिर भी त्यागी जी तो कह चुके हैं कि अब बीजेपी गुजरात से चलेगी और स्थितियां जो हैं आगे और बिगड़ने वाली हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं। देखिए, उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य है, और इस सत्य को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं कि अब गुजरात से चलेगी बीजेपी? चल ही रही है। अरे अभी आपके स्टूडियो में बैठ के हमारी बीजेपी की जो नेता हैं, उन्होंने मोदी जी की तो अभी घोषणा हुई है और इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, अब मैं तो पैर से लेके नीचे सर हाथ पाऊं, तो नए दूल्हे की भी तारीफ इतनी लड़कियां नहीं करती जब वो बारात लेके जाता है दुल्हन को लाने की, तो इतनी तारीफ कर दी। देखिए, हमारे तारीफ बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं सिद्धार्थ जी। पहले बात समझिए सिद्धार्थ जी, ये देश किसका है? ये हिंदू का भी देश है। बहुत अच्छी बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कर रहे थे, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का, सबका ये देश है, किसी एक व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। ये लोग जब इस देश को व्यक्ति विशेष का देश बना देंगे, समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी भी ये नहीं लेंगे। और बात जब ये बोलते हैं, ये लोग इतनी साफगोई से बात बोलते हैं कि ये कानून को भी अपने तरीके से परिभाषित कर देते हैं, संविधान को भी मैनिपुलेट करके अपने तरीके से परिभाषित कर देते हैं। आम आदमी की जो फीलिंग है, आज आम आदमी भ्रष्टाचार से लड़ना चाह रहा है, आज आम आदमी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। आज आम आदमी, सुन लीजिए क्या कह रही थी राजनीति की सवाल है उनके, ये इस बात को स्वीकार नहीं करती, इनके मुंह से एक बार ये मुद्दा नहीं निकला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में इन्होंने पैर से लेकर और सर तक, जैसे दूल्हे का पैजामा से लेकर पगड़ी तक पहना दिया जाता है, इन्होंने पहना दिया। और बीजेपी वाले आज 17 साल आप भी रहे, आप भी रहे थे साथ में, नकेल कस के रखा था, आप भी रहे, इसलिए आप इतना होगा तो है, ठीक है। हम लोग बहुत सही दीपिका जी अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं नीता जी के पास जाऊंगा। देखिए, ये तो भाजपा के साथ प्रेम में थे, इसलिए 17 साल रहे। अब वो हमने 2002 के वक्त भी आपसे सारा बोलिए। देखिए, अब वो लव मैरिज छूट गई है तो ये आक्रोश निकल रहा है। अब मैं आपको सीरियस बात ये बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द CSO, इस पूरे देश में मुसलमान सबसे ज्यादा संपन्न गुजरात में हैं। सबसे ज्यादा उनको काउंसलर की सीट्स या MLA की सीट्स गुजरात में मिली हैं।
तो आप इस बात को कैसे काटेंगे? दूसरी बात ये है हम लोगों ने तो मुसलमान की बात ही नहीं करी, हम तो हिंदू की बात कर रहे हैं, सिख की कर रहे हैं, बार-बार मुसलमान आप लोगों की बात ये जब कौन सी देखिए ये जब कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सब जातियों का है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी में मतभेद नहीं करती है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहां तक भ्रष्टाचार का है तो कांग्रेस जो यूपीए सरकार सेंटर में है उसने तो भ्रष्टाचार की हद कर दी है। और गुजरात में आपको एक भी, नरेंद्र मोदी देश के ऐसे लीडर हैं जहां किसी भी एजेंसी ने सीएजी से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई से लेकर किसी भी एजेंसी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। किसी प्रिंट मीडिया ने, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 1 रुपए का घोटाला जिस आदमी के सर पे नहीं है जी, तो उसकी क्लीन रेपुटेशन को मैं सिर्फ देश के सामने रखना चाहती हूँ कि ऐसा डायनेमिक, पॉपुलर, कैपेबल और क्लीन नेता आज हमारे सामने आया है। नीता जी के पास जाएंगे। नीता जी, ये इंटरनल डेमोक्रेसी जैसा दीपिका जी कह रही है, आप मानती हैं कि वरिष्ठ नेता नाराज है और ये लिखता है कि मैं जो अध्यक्ष है हमारे उनके काम से खुश नहीं हूं, काम करने के तरीके से खुश नहीं हूं, इसका मेंशन किया है उन्होंने। क्या ये इंटरनल डेमोक्रेसी है? और अगर है तो आप में तो कहीं दिखती नहीं है आपकी पार्टी में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दीपिका जी जो कुछ भी अभी कह रही हैं उनके पास और कुछ कहने के लिए इस समय विकल्प ही नहीं है। आज तो उन्हें क्या, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी उसके लीडर्स हैं, उन सबको आज सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा के अलावा और कोई आज की तारीख में उनके पास कोई विकल्प नहीं। ये तो आप भी राहुल जी की प्रशंसा ही करती हैं, आप कोई बुराई नहीं करती, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटरनल आपकी डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। गांधी फैमिली हमारे यहाँ बुराई नहीं है, उसके अलावा आप अपने यहाँ पहले इंटरनल डेमोक्रेसी की पहले, और ये बात पहले बीजेपी की, हमारे यहाँ पहले से कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का नाम कभी अनाउंस नहीं किया जाता है। ये तो जो कार्यकर्ता चाहता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मनमोहन जी नेहरू गांधी फैमिली के से नहीं आए हैं। सोनिया जी ने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर, जब उनको तो बनाया जा रहा था, उनके तो हाथ में सौंप दिया गया था, तब तक वो पीछे हट गई। और मोदी जी तो देख लीजिए कब से अकाउंटेबिलिटी, बस उन्हें प्राइम मिनिस्टर, ही सो एम्बिशियस, प्राइम मिनिस्टर बनने के अलावा वो और कुछ करना ही नहीं चाहते। और रही बात आज के जो राजनीतिक इतिहास में, आज का दिन एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा, आज का दिन एक काले पन्ने में गिना जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी एक ऑपोजिशन पार्टी में, कांग्रेस के लिए एक आज का राजनीतिक इतिहास जो आज हमारे देश के लिए, बीजेपी एक ऑपोजिशन पार्टी है हमारे यहाँ, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन आज आपने, ठीक है ये आपका अंदर का मामला है, पर आपने जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगों का इतना बड़ा एक लगा हो, टैग लगा हो, आज आपने उसको पीएम प्रोजेक्ट कर दिया, तो आने वाले दिनों में देखिए अब आप क्या हर्ष होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी में हमारे यहाँ की जनता अब बहुत जागरूक है और वो ये समझ रही है कि देश कौन सी पार्टी देश को नीचे ले जाएगी और कौन सी पार्टी देश को आगे लेके जाएगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, जल्द लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। संयोग है, वो संयोग क्या है जरा उस विषय में हम बात करते हैं। दीपिका जी आप जवाब दें उसके पहले एक संयोग के विषय में बताइए, क्या गोवा कार्यकारिणी की बैठक होती है, ठीक है आडवाणी जी नहीं पहुंचे क्योंकि आपने कहा कि वरिष्ठ हैं और उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है उन्होंने अपनी बात रख दी। सुषमा स्वराज जी सबसे पहले वहां से निकलती हैं। आज भी जब ये बात हुई तो सुषमा स्वराज जी सबसे पहले निकल गई जब वहां सब पत्रकार खड़े थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की मैं बात कर रहा हूं और पीछे मोदी जी संबोधित कर रहे थे। मुरली मनोहर जी सबसे लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आती, क्या मैं संयोग है ये? देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है ये एक घर है, एक परिवार है। क्या आपके परिवार में आपस में मतभेद नहीं होता, वैचारिक मतभेद नहीं होता? तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो खास तौर पे जहां पे लिबरल व्यूज हो, जहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी हो, सबको आजादी है अपने विचार और अपना कंडक्ट व्यक्त करने की। यहाँ पे भाजपा में सबसे जो सुंदर बात यह है कि बहुत बढ़िया इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो कि कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस को, गांधी फैमिली को ये आदत पड़ गई है दैट दे वांट टू एंजॉय पावर, दे वांट टू अर्न लैक्स एंड बिलियंस ऑफ मनी एंड विदाउट एनी ट्रेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप इन प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं जो कि जिन्होंने इतना बड़ा कोल स्कैम किया और जिसके बाद वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोलते हैं दैट आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ फाइल्स। यहाँ पे स्कैम करके कांग्रेस उसके सबूत मिटा रही है। कहीं ना कहीं पे वो इतनी भ्रष्ट सरकार हो गई है, पार्टी के अंदर कोई मुंह नहीं खोल सकता। द मोमेंट कुछ भी बोला जाता है गांधी परिवार के खिलाफ, वो सस्पेंशन या पार्टी से बाहर निकाला जाता है। ये लोग क्या बात करते हैं? नहीं देखिए दीपिका जी, दोनों दीपिका जी सांप्रदायिकता कांग्रेस के रूल में तो सबसे ज्यादा दंगे कोई भी मुद्दा हो ही नहीं सकता, कोई भी मुद्दा नहीं हो सकता। इसलिए दीपिका जी अब और बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि प्रायोजित हो जाएगा इसके अंदर। सिद्धार्थ, जैसा कि मैं सबको बता रही हूँ कि सारी मीडिया की, जर्नलिस्ट की, कांग्रेस की, विपक्ष की सुई जो है वो 2002 पे टिकी हुई है। प्लीज मूव ऑन, क्योंकि 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ है। दीपिका जी, गुजरात में मुसलमान सबसे ज्यादा पूरे देश के मुताबिक संपन्न है। 100 से ज्यादा गुजरात में काउंसिलर्स हैं, 23 से ज्यादा वहां पे एमएलएज हैं। तो आप इतने काउंसिलर, आपके एमएलएज में कोई भी मुसलमान प्रदेश में आप मेरे को बताइए। गुजरात के एमएलए में मुसलमान, बीजेपी के पास कोई मुसलमान एमएलए नहीं है। क्यों जाती है मुसलमानों के नाम पे? दीपिका जी बहुत डिफेंसिव नहीं होती। जब हर जगह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोपों का जवाब तो देना है। तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, हमने इन्होंने किया, मैडम ने किया सामने। सर एक मिनट, फुटेज जरा हम दिखाना चाहेंगे। दीपिका जी, प्रोड्यूसर हमारा कह रहे फुटेज हम दिखा दें। ये कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से सुषमा स्वराज की भी हम बात कर रहे थे और यहां पर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, ताजपोशी की बात है। और अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीछे जो सुषमा स्वराज जी खड़ी है, उन्होंने वो गुलदस्ता माला हटवा दिया थी जब वो पहनाने की बात आई। ये अपने आप के अंदर, अब क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वो आप देख सकते हैं, माला जब देने की बात आई तब उन्होंने उसको हटवा के गुलदस्ता बनवा लिया। ठीक है, चलिए, ये अपने आप में एक तस्वीरें हैं, कभी तस्वीरों का आनंद भी लेना चाहिए और ये बीजेपी के लिए बहुत कुछ शायद कहती होंगी। ठीक है, इससे हम कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, पर दीपिका जी
आप सिद्धार्थ आप बहुत ज्यादा यूर रीडिंग टू डीपली। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। सुषमा स्वराज एक महिला है और अगर उनको थोड़ी सी आपत्ति है उनको माला देने में, माला पहनाने में, उन्होंने गुलदस्ता दे दिया तो उसमें क्या फर्क है? आई थिंक यू आर रीडिंग टू मच। और दिया ही नहीं ना, वो तो प्रॉब्लम। नहीं, देखिए उनकी मौजूदगी थी वहां पे, उन्होंने पूर्ण तरीके से हाँ करी है। इफ शी वाज सो अपसेट शी वुड नॉट हैव अटेंडेड द मीटिंग। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहती हूँ कि अब जो वही तो बात है, मीटिंग तो अटेंड नहीं करना, वो आडवाणी नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी आप मेरी बात सुनिए। अब जो है चुनावी बिगुल अच्छी तरह से बच चुका है। कम से कम भाजपा इंटरनल कलह से नहीं निकलेंगे, कंफ्यूजन तो दिखेगा ना दीपिका। देखिए भाजपा इस समय एटलीस्ट आप भाजपा को इतना क्रेडिट तो देंगे कि वो खुल के सामने आई है, उसने अपना कैंडिडेट सामने रखा है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करती हूँ कि वो अपना कैंडिडेट सामने रखें, क्योंकि जब भी आप एक रन में जाते हैं, आप एक लीडर के साथ जाते हैं, आप लीडरलेस नहीं जाते हैं। आपने कैंडिडेट रख दिया, आप इतनी ईमानदारी रखिए कि आप अपने लीडर को घोषित कीजिए, उसका नाम घोषित कीजिए। शरण जी, ये मोदी जी जब अपनी पार्टी में एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, मैम एक मिनट। शरण जी, हमारे यहाँ पहले सबसे पहले अभी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये मतभेद अभी भी बना रहेगा? क्योंकि आडवाणी के साथ में सुषमा जी हमेशा से हैं और रही हैं अभी तक भी, और जो मोदी विरोधी गुट तथाकथित जिसे लगातार कहा जाता रहा, उसके अंदर वो लीड भी कर रही थी एक हद तक। मुरली मनोहर जोशी जी कल मान गए, पर आपको लगता है ये जो स्थितियां हैं छोटी छोटी, ठीक है, इसको कोई कुछ भी कहे, शायद कहे कि मीडिया कुछ ज्यादा ही तोड़ मरोड़ कर, आपको टीआरपी चाहिए, ठीक है, आपको पैनल डिस्कशंस चाहिए, आपको टीवी डिबेट्स चाहिए, इससे आपकी टीआरपी बढ़ती है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हर घर में डिफरेंसेस होते हैं, हर घर में आइडियोलॉजी, बाहर नहीं आते ना घर के। देखिए अगर बाहर आए तो ये हमारे घर की मजबूती है, ये हमारे घर की। हम कुछ घर का सीनियर आदमी चिट्ठी लिख के थोड़ी बोलेगा। भाजपा इज एन ओपन, वो भी मीडिया को देखे। देखिए भाजपा इज अ पार्टी विच हैज बीन इलेक्टेड which has been chosen by the people of India, and Bhajpa is and Bhajpa is a open book. यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है शरण जी, खुली किताब है। एक मिनट मैम, आप बहुत थोड़ा सबको मौका मुझे देना पड़ेगा, तो आपको भी क्या महज इत्तेफाक है? नहीं, कैसे हो सकता है? आप अगर अपने परिवार में देखें, मेरे पिता अगर मेरे से कुछ कहते हैं कि ये करना है, तो आप भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जो पिता कहे वो मान्य होना चाहिए। तो आज पिता के से कम की ओहदा नहीं रखते आडवाणी बीजेपी में, उनकी बात माननी चाहिए थी इनको, फिर क्यों इन्होंने नरेंद्र मोदी को किया? दूसरी बात मुझे कंप्लीट करने लीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास गुजरात में इतने मुसलमान हैं। सेंट्रल में जब बीजेपी बनी थी जब, तो केवल एक मुसलमान थे, सिकंदर भक्त। दूसरे आजकल केवल दो चेहरे हैं, एक नकवी साहब और एक बहुत सारे आप अपना होमवर्क कीजिए थोड़ा सा। मैं जो चेहरे आपके दिखते हैं, जो पब्लिक जानती है बीजेपी के, हमारा तो पूरा दूसरा सिख नेता कौन है? कांग्रेस के जो राजीव गांधी के जमाने में शाउटिंग ब्रिगेड के मेंबर हुआ करते थे, एसएस आहलूवालिया, वो केवल दिखाने के लिए एक मुखौटा के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। तो केवल हिंदुओं को छोड़ के जितने भी रिलीजन है सब केवल मुखौटे के रूप में यूज करती है बीजेपी। ये संदीप जी क्या महज इत्तेफाक है, ये संयोग है जो हम बार बार दिखा रहे हैं? सुषमा स्वराज जी के मन में भी आपको लगता है, क्योंकि आप भी रहे हैं बीजेपी के साथ में, आप मिजाज समझते हैं बीजेपी का, ऐसा नहीं है, लीडर्स का मिजाज आप बेहतर समझते हैं, और आडवाणी जी का तो बेहतर ही समझते होंगे, पर आपको लगता है ये कहीं ना कहीं मन के अंदर जो टीस है बार बार निकल रही है कि नहीं? सिद्धार्थ जी, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता जी। ये लोग बार बार हमको कहते हैं कि हम लोग बेवफा हैं, इनके साथ बेवफा है, कोई तो वजह रही होगी। और ये बेवफाई खुद आज बहुत अच्छी बात है कि जनता के सामने खुद ब खुद निकल के आ रही है, और आज हम इनकी ना तारीफ करने जा रहे हैं ना इनकी बुराई करने जा रहे हैं। ये तो मुझे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है जो पार्टी के अंदर रची जा रही है, और जिसमें पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो काफी आहत हैं। जब हमने इनसे एक ही तो बात कही थी कि ये दौर सबको साथ लेके चलने का, ये नहीं माने, अकेले चलना चाहते हैं, अकेले जीत के आएंगे, अकेले खुद ये प्रधानमंत्री जिसको चाहे बना सकते हैं। आज इनके जो तथाकथित नेता है वो बाहर भी आ गए, वो प्रधानमंत्री को बढ़ेगा आगे। और आपको लगता है? मुझे लगता है कि देखिए हम तो कभी इस तथाकथित विवाद से अपनी दूरी बना के रखने के लिए पहले रहे हैं, पुराने साथी और आज भी तो आपको तो आगे पता भी होना रहेंगे। चाहिए। हमने बता दिया इस तथाकथित विवाद से पहले भी अलग थे, आज भी अलग हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए ठीक है, पर नीता जी आप कैसे देखती हैं इस पूरी चीज को लेकर के? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जी। हाँ, वही मैं कहना चाहती हूँ कि जब मोदी जी अपने यहाँ अपने घर के अंदर अपने बड़ों को खुश नहीं रख सके, तो हमारे देशवासियों के लिए क्या करेंगे? उनको वो कैसे खुश रख सकते हैं? वो तो केवल अपनी एम्बिशन के सर्वोपरि उनके लिए अपनी एम्बिशन है।
जहां तक अब आने वाले विधानसभा के चुनाव की बात है, तो गए तो थे वो, अभी पिछले 2 चुनाव में जा चुके हैं। हिमाचल कहीं तो उन्हें जाने ही नहीं दिया गया, उन्हें परमिशन ही नहीं दी गई, और जहां गए हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, तो आने वाले जो चुनाव है वो बहुत दूर नहीं है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज बीजेपी ने अपना ये सांप्रदायिक रूप सबके सामने ला करके इस तरह पेश किया है, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए बहुत अच्छे फल इसमें आने वाले हैं आने वाले समय में। ईला जी, अब चूंकि यहाँ पर डिसाइड तो हो गया है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो हैं, आपको लगता है 2002 की बात जो बार बार निकलती है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, आप या जो तमाम और सामाजिक कार्यकर्ता उठाते हैं, वो और अब ज्यादा आवाज उठेगी उनके खिलाफ और ज्यादा, क्योंकि लोग अब और नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसा हमारा प्रधानमंत्री ना हो या कैंडिडेट ऐसा ना हो? देखिए, आज के समय में भारतीय लोकतंत्र की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि कोई भी एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं है जो भारतवर्ष का सही रिप्रेजेंटेशन करता हो। ठीक है, जितनी भी पार्टी है, या तो वो सांप्रदायिकता में संलिप्त है, या फिर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, या फिर वो दोनों में संलिप्त है। अगर आप एनडीए की बात कीजिए, जो इनका अलायंस है, तो एनडीए की इसमें 3 प्रमुख पार्टियां हैं। एक है आपका अकाली दल, एक भाजपा और तीसरा शिवसेना। ये तीनों अपने आप में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता, अकाली दल तो वो हुआ ना जो एक समय में खालिस्तान को सपोर्ट किया करता था। शिवसेना अपने राज्य में कितनी क्षेत्रवादी है, कितना ज्यादा एक मिनट, कितनी ज्यादा अतिवादी उनकी विचारधारा है। यूपी बिहार के लोगों के साथ जिस तरह का वहां ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे लोगों के साथ तो आपका गठबंधन है। ठीक है, आप मोदी जी को आपने उसके आगे उम्मीदवार अपना बना दिया, जिनको क्लीन चिट नहीं मिली है। भारतीय जनता से कम क्लीन चिट नहीं मिली है। आप नेता लोग आपस में एक दूसरे को क्लीन चिट बांट रहे हैं, हाँ, आपके वरिष्ठ नेता तक से वो नहीं मिली है। और जहां तक आप सुषमा स्वराज जी की आज की बैठक में संलिप्तता की बात कर रही हैं, उनको मनाने के लिए भी राजनीत सिंह जी गए थे। तो आपके अंदर आंतरिक कलह तो इतनी ज्यादा है कि हम जैसे आम आदमी इसके बारे में जानते हैं। दीपिका जी, आपको नहीं लगता, शरण जी मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, उसके बाद दीपिका जी से पूछूंगा, ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, बीजेपी ऐसा कहती है उनका। मान लीजिए अगर ये विधानसभा चुनाव के अंदर अगर 100% सफल नहीं होते हैं, तो ट्रम्प कार्ड तो पूरी तरह फेल ही हो जाएगा। मतलब कहानी जो 2014 तक जानी थी वो खत्म भी 5 विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड खेला गया है बहुत ज्यादा उससे, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा रिस्क लेके खेला गया है। क्योंकि अगर इसमें से 3-4 भी स्टेट हिल गए तो बहुत बड़ा वो होगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि एक जनता एक समूह होके और विजय के पीछे है मोदी जी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा बता दूं कि हर बार कहा जाता है कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, गुजरात को बहुत अच्छा किया। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था पीछे, शिवराज सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है, वो भी उनका भी तीसरा टर्म है, उनको तो आप नहीं। अच्छा बताइए, एक चीज क्या लगती है शरण जी आपको, अगर एमपी के अंदर मान लीजिए फॉरसेक अगर जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे दीपिका जी चाहेंगे कि जीते, तो ये जीत किसकी होगी, मोदी की शिवराज की? शिवराज, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मैं वहां अब इस वक्त की स्थितियों को देखते हुए जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो चुके हैं, 2 बजे रात में दीपिका, मोदी का नाम तो लापना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, 2 बजे रात में दीपिका जी शायद डरे दिल्ली के रोड पे चलने के लिए, लेकिन वहां 2 बजे रात में मैंने महिलाओं को फ्री चलते हुए देखा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी है। क्या आप गुजरात? शरण जी, आखिरी बार आप भोपाल कब गए थे? अभी 10 दिन पहले। वहाँ पे विहिप आरएसएस के झंडे लगे तो आपने देखा होगा। तो इस तरह का प्रचार प्रसार, ये वो लोग हैं जो भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं शरण जी, आप गुजरात नहीं गए क्या? गुजरात में तो कोई, अगर गुजरात में कोई प्रदेश से भी बेटर गुजरात नहीं, एक सेकंड, अगर बेहतर है गुजरात और सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां कोई घोटाले नहीं हो रहे, तो वहां लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्यों इतना गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में तनी चल रही है उसके लिए? बताइए दीपिका जी, किसकी अगर जीत होती है तो फिर किसकी जीत कहेंगे आप, शिवराज जी की कि मोदी की? देखिए, दोनों की जीत इसको माना जाएगा, क्योंकि शिवराज जी, जो माननीय शिवराज जी हैं, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्टेट को लीड कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री। 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनको नुकसान का वो हुआ है, तो वो आए भी थे बात करने के लिए संघ के साथ में कि उनका नाम घोषित मत करो वरना 30 सीट के ऊपर हमें नुकसान हो जाएगा, जिसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस। हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि हम जो राज्यों के चुनाव होंगे नवंबर में, उनमें हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे और राष्ट्र लेवल पे करेंगे। हमको राष्ट्र लेवल पे बहुत अच्छे नेता मिले हैं और राज्य के लेवल पे हमारे नेता बहुत स्ट्रांग विकेट पे हैं, बिल्कुल। और भाजपा इस समय राज्यों में भी आएगी और केंद्र में भी अवश्य आएगी। चुनाव ही इस बात का फैसला कर देंगे। संदीप जी, तो आप उत्तराखंड में क्यों चले गए? 1 वोट से मैडम। चलिए ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है उत्तराखंड का, चूंकि अभी चीजें बदल गई। पर संदीप जी,
ये स्थिति आपको दिखती नहीं है? ये मुश्किल बढ़ेगी और आने वाले दिनों में, क्योंकि जीत भी होती है तो फिर किसके सिर सहरा बंधे, ये भी एक परेशानी। क्योंकि शिवराज सिंह 5-10 साल से चिल्ला के बहुत उन्होंने कहा कि, और उनका नाम भी है, नो डाउट, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो उनका नाम लिया जाता है। देखिए बीजेपी इनका घर फूटा हुआ है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी आज बात इला जी की लगी। इला जी ने कहा कि राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो जिस तरह से गौड़ कर दिए गए हैं पार्टियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, जिस तरह से गौड़ कर दिए, उसमें आम आदमी जो है भारत का जो सपना सजोया था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, 2014 में एक नई क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति होगी और एक नया मुल्क बनेगा, नए सिरे से ढलेगा, वो सपना कहीं आम आदमी का टूटता नजर आ रहा है। और इस सपने को इस समय बुनने की जरूरत थी, हकीकत को सामने लाने की जरूरत थी, जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं थी उसको इकट्ठा करके चलने की जरूरत थी। लेकिन जिस परिदृश्य में आज राजनीति स्टार्ट हुआ है, और सिद्धार्थ जी मुझे ये बात कहते हुए फिर दुख हुआ आपके सामने कि जिस तरह से आपने आंकड़ा दिया हिंदू और मुसलमान को करके, भाजपा वाले क्या इस आंकड़े के आधार पर राजनीति करते हैं? ये आंकड़ा भाजपा को और बीजेपी को गद्दी दिलाएगी? बीजेपी को, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के तथाकथित कैंडिडेट है, क्या उनको प्रधानमंत्री बनाएगी? इस आंकड़े से तो नुकसान होगा देश का, ये व्यक्ति विशेष को फायदा हो सकता है। मैं कह सकता हूं, मेरी साथी हैं, मित्र हैं, इनको फायदा हो सकता है, व्यक्ति विशेष को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन जब देश का फायदा नहीं होगा तो हम आम आदमी जो है उनका तो नुकसान हुआ ना साहब। क्यों कह रहे हैं सिद्धार्थ? आपको सामने नहीं दिख रहा है क्या सिद्धार्थ? बार बार इस बात को हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? हम तो इनके हैं ही नहीं। सिद्धार्थ, जब बिहार में 17 साल से ये हमसे प्रेम कर रहे थे, देखिए जब इनको हमसे फायदा हो रहा था, जब इनको हमसे फायदा हो रहा था, जब तक फायदा हो रहा था तो इनको ये बातें सारी याद नहीं आ रही थी। अब इनकी मेमोरी सारी के सारी वापस आ गई है। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि 17 साल तक तो आप हमारे साथ बड़े प्रेम के साथ रहे और आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपका मिजाज, आपका मूड बदल गया? तो कहीं ना कहीं पे सिद्धार्थ, हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं पे यस। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आज रात कोई अगरबत्ती, कोई लाइट नहीं जलेगी, शोक का माहौल होगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं नेताजी मुस्कुरा रही हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत जबरदस्त टेंशन और इनसिक्योरिटी हो गई है, क्योंकि इनको अब सामने आना पड़ेगा, सामने आके अपने नेताओं की घोषणा करनी पड़ेगी, पर्दों में नहीं रहना पड़ेगा। जी आपको काउंटर कर रहे हैं। जी देखिए, नेशनल पार्टी जो है वो दोनों ही, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों जनता को बरगला रही है। दोनों के पास कोई एजेंडा नहीं है। दोनों का पॉलिटिकल एजेंडा देख लीजिए, दोनों का सोशल एजेंडा, देश कहां जाएगा सर? नहीं, दोनों का इकोनॉमिक एजेंडा देख लीजिए, दोनों का फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। अरे एक छोटा सा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन्से आप दोस्ती बना के नहीं रह सकते। अब क्या आपके पास क्या एजेंडा? दोनों एजेंडा नहीं, दोनों अलग अलग। ठीक है, उन्होंने कहा है। बल्कि सिद्धार्थ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये सवाल आप यूपीए से पूछिए। आपका भी वही इकोनॉमिक एजेंडा है, आपका भी फॉरेन पॉलिसी वही है। बिल्कुल, मौका तो दीजिए शरण साहब। ठीक है गीता जी, आज रात भर आपके अगरबत्तियां लगेंगी, दीपिका जी कह रही हैं। इनकी बात से मैं सहमत हूं कि दीपिका जी के इससे कि नहीं जलेगी, वो इसलिए कि डर से नहीं जलेगी, जो मैं बात कर रहा हूं। इस देश का हर आदमी आज डरा हुआ है जी। 120 करोड़ जनता में कम से कम 20 करोड़ को छोड़ के सारे डरे हुए। एक मिनट सुन लेते हैं, नेताजी भी हमारे साथ। नेताजी, ये डर की बार बार बात हो रही है, सही है क्या ये डर है? देखिए, अव्वल तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं कि एनडीए सरकार बनाने वाली है, नंबर 1। और इसलिए जनता को भी कोई डर नहीं, क्योंकि जनता को पता है और जनता चाहती है कि केवल सेक्युलर पार्टी आए यहाँ पर, और ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाहा है हमेशा सोशल वेलफेयर के मेजर्स जितने भी दिए हैं इस देश को, किसने दिए? आम आदमी के बारे में सोचा तो किसने सोचा? राइट टू फूड के बारे में सोचा तो किसने सोचा? और राइट टू इंफॉर्मेशन भी किसने सोचा? केवल कांग्रेस पार्टी ने सोचा। इसलिए इतने सारे जो वेलफेयर मेजर्स आए हैं वो केवल सोनिया जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की जनता की रीढ़ का हड्डी आपने ही तोड़ा है महंगाई के कारण। आपकी इनसिक्योरिटी मुस्लिम वोट्स के लिए तो अब कम हो जानी चाहिए। इस देश की रीढ़ की हड्डी केवल कांग्रेस पार्टी रही है। आपने तोड़ दिया उसको महंगाई से। रीढ़ की जनता की रीढ़ की हड्डी आपने अपनी महंगाई से तोड़ दिया है। पेट्रोल बढ़ा है आज जो भी देखिए, आज भी पेट्रोल की दाम बढ़ी है। इस पे हम लोग, ये एक अलग मुद्दा है, इस पे हम लोग बहुत देर तक बातचीत कर सकते हैं कि महंगाई क्यों हो रही,
क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, इस पे भी बहुत बात हो सकती है, उसके लिए हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन आज जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि डेफिनेटली अगर रीढ़ की हड्डी कोई है इस देश की तो केवल कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पूरी तरह से अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो कांग्रेस पार्टी में है। नीता जी, क्या नरेंद्र मोदी का जवाब राहुल गांधी है? कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थोपा नहीं जाता कांग्रेस में, और ना ही यहाँ पे है कि नहीं, बताइए ना। आनंद आ गया सिद्धार्थ, ये तो आनंद, ये तो हमारे यहाँ पहले से कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कभी अनाउंस नहीं किया जाता। ये तो जो हमारी जनता चाहेगी। आपको लगता है कि नहीं की तुलना ही नहीं हो सकती? देखिए, राहुल जी सबके प्रिय नेता हैं, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लीडर हैं, सबके प्रिय नेता हैं। और इस परिवार की इतनी ज्यादा, गांधी नेहरू परिवार की इतनी सैक्रिफाइस रही है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है ये तो समय ही बताएगा। ये अभी इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, ना पार्टी कुछ कहना चाहती। पार्टी केवल मुद्दों पे चुनाव में उतरना चाहती है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के बेसिस पर चुनाव में नहीं उतरना चाहती। और आने वाले समय में देखिए, जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो अनाउंस करके आज इतनी, मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से जो इतनी बड़ी इन्होंने आज गलती की है जी। क्या विशेष वर्ग के लोग ही प्रधानमंत्री बनते हैं? ये स्थिति बिल्कुल नहीं, माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री बनाया गया हमारे यहाँ तो, सिख माइनॉरिटी के प्रधानमंत्री, और बढ़िया चल रहे हैं इतने सालों से, बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि विशेष वर्ग के? और हमारे, ठीक है मैम, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये जंग अब सीधी सीधी नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो चुकी? G20 की मीटिंग से लौटते वक्त मनमोहन सिंह ने ये बात कह दी थी कि मैं राहुल गांधी के अंडर हम लोग काम करने के लिए तैयार है और खुश भी। क्या ये हो सकता है? देखिए, कांग्रेस तो गांधी परिवार के अलावा कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार माइनस कांग्रेस है 0। वो एक अलग बात है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में ये कतई नहीं देखता। मैं ये 2014 में रीजनल पार्टीज का उभार देखने जा रहा हूं, और आप मानेंगे इलेक्शन के बाद कि रीजनल पार्टीज ने काफी अच्छा रिजल्ट लाएंगी। तो बिना कोई वैचारिक सैद्धांतिक सहमति, ये नेशनल पार्टीज का नाम ही अब हट जाना चाहिए। ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई नेशनल पार्टी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं रीजनल पार्टीज किस बुनियाद, किस विचार पर एक साथ खड़ी होंगी? क्यों थर्ड फ्रंट? आप आज बीजेपी की आइडियोलॉजी तो है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। करने वाले थे उनका तो नाम ही नहीं करेगा। वेयर इज द आइडियोलॉजिकल सीमेंट that unites a third front? मतलब आपको लगता है कि मायावती can't go with मुलायम? ये कौन सा यूनाइटेड सीमेंट था कि डीएमके बीजेपी के साथ आ जाए, या एडीएमके बीजेपी के साथ आ जाए, या जेडीयू एनडीए के साथ आ जाए? ये भी नहीं था। इसलिए जब इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, बीजेपी भी पिछले बार अगर सरकार बनाई थी तो पोस्ट पोल अलायंस था। आपको लगता है कि अगर ठीक है, आज हम ये बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम आया, देवेगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका पार्टी बहुत ही छोटा था, कोई बहुत बड़ा पार्टी नहीं था। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज आप ठीक है ये कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, आपने ये बात कही कि आपको डर लग रहा है, या कई और 120 करोड़ लोगों को डर लग रहा है। क्या अगर आडवाणी जी का नाम आज होता तो डर नहीं होता? शायद कम होता, लेकिन कम होता, इतना नहीं। क्योंकि ये एक बहुत रेडिकल फेस मुझे दिखता है, वो कम से कम आडवाणी जी का फेस नहीं था। ही हैड मेलोड डाउन ओवर द इयर्स। ठीक है, देखिए सिद्धार्थ, कितनी कमाल की बात है। शरण साहब को मुलायम में एक रेडिकल फेस नहीं दिखता, उनको कांग्रेस में एक रेडिकल फेस नहीं दिखता, उनको बाकी पार्टियों में रेडिकल फेस नहीं। मैंने दोनों नेशनल पार्टीज की बात यानी शरण जी आपको सेक्युलर नहीं लगती बीजेपी सेक्युलर जो अपने आप को कहती है कहीं से नहीं? ना कांग्रेस सेक्युलर है, ना बीजेपी सेक्युलर है। ठीक है, ना सपा सेक्युलर है। नहीं, सपा ने तो खैर साबित ही कर दिया। देखिए दीपिका जी, आप सेक्युलर नहीं है, ये बात क्यों? देखिए सिद्धार्थ, वी आर अ वेरी 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 सेक्युलर पार्टी। नेम 5 Christian leaders that they have. Name them. Let 5 Sikh leaders that they have. Let them have 5 leaders of Muslim community they have in their central party. Name them. देखिए यहाँ पे ना मैं अपने कार्यकर्ताओं के नेम 1 मुस्लिम एमएलए इन गुजरात। अगर आपकी वर्किंग कमेटी है, आपकी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आपका इलेक्शन कमेटी है, हमारे सारे सेल्स हैं, हमारे माइनॉरिटी सेल्स हैं, हमारे सारे माइनॉरिटी से अलग चीज है, माइनॉरिटी से अलग चीज है। ये डिबेट सेक्युलरिज्म की उंगली एक और उठी है जेडीयू की ओर से। मैं जल्दी आप अपनी बात रख लीजिए, उनके पास जाऊंगा, संदीप जी के पास। अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि बात अब चुनावों की आ गई है।
एंड अनलाइक कांग्रेस, अनलाइक अदर पार्टीज जो पर्दों में रहती हैं, जो एक आयरन कर्टन है जो पर्दे के पीछे से वार करती है, भाजपा ने आज खुलेआम अपना नेता घोषित किया है। और मैं सभी पार्टियों से कहूंगी कि अगर उन्हें डर नहीं लग रहा, इनसिक्योरिटी नहीं है, तो अपने नेता डिक्लेयर करें। आप तो बड़े खुश थे, उसी टाइम हो गए थे जब नीतीश जी को सेक्युलर बोल दिया था प्रधानमंत्री ने, तो आप तो अघोषित सेक्युलर हो चुके हैं। देखिए एक बात 17 साल से हमारे साथ रहे मित्र, देखिए मैं आपका भी जवाब दे दूं सर संक्षेप में। 17 साल वाली बात को तो कितनी बार हम लोगों ने कह चुके हैं, जवाब दे चुके, उसकी बात आप मत करिए। मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हम बचपन में पढ़ते थे, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, एक खाए बौराए है एक पाए बौराए। धतूरा जो होता है खा के भी आदमी बौरा लेता है, और सोना जो पाके भी बौरा लेता है। आज ये जो बौराए हुए हैं, इनके पास कोई सोना नहीं आया है, ये धतूरा खा के बौराए हुए हैं, और इनकी बौराहट साफ दिख रही है। धतूरा नरेंद्र मोदी है, आप समझ सकते हैं। और ये लोग मोदी हम तो महान है, हम तो कहे तथाकथित आदमी का हम नाम नहीं ले सकते। भाजपा, यस, टुडे भाजपा इज ड्रंक विद कॉन्फिडेंस, इट इज ड्रंक विद हैप्पीनेस। आज हमारे लिए जश्न का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और आज हमें पूर्ण अधिकार है। अच्छा, ड्रंक विद हैप्पीनेस, ड्रंक एंड हैप्पीनेस नहीं है। चरण साहब अपनी आखिरी में बात रखिए, ठीक है। बिल्कुल संक्षेप में सर, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, जरा इसको भी बता दें सर संक्षेप में। हाँ, LK अडवाणी जैसे पिता समान नेता को साइडलाइन करने के इनके पास खुशी है आज। ठीक है, ईला जी अपनी बात आप रख दीजिए, कैसे आप देखती हैं? भारतीय राजनेताओं का बहुत सुविधाभोगी रवैया है, जैसे संदीप जी का, कल तक इनके साथी थे, आज इनके ही खिलाफ खड़े हैं। दूसरी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लोगों की सुविधा लोगों का, ये बात आप गलत करें, हम व्यवस्था परिवर्तन लोगों की नब्ज टटोले बिना आप लोगों की नब्ज टटोले बिना आप संदीप जी तथाकथित हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे। 17 साल का सौहार्द, 17 साल का सौहार्द, और आज आप इनके खिलाफ खड़े हैं। हम बिहार को कहां से? अरे संदीप जी सुनिए तो सही, आप बिहार को वहां से बोल तो लेने दीजिए मैम प्लीज। बिहारी स्वाभिमान के लिए हम लोग भारतीय नेशनल राजनीतिक पार्टियां बिना आम इंसान की नब्ज टटोले अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं, जैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी की की, और वो थोड़े दिन में राहुल गांधी। नीता जी, क्या भविष्य दिखता है आने वाले दिनों के अंदर? आप भी अब जल्दी जल्दी राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दीजिए, वरना नरेंद्र मोदी ना ले जाए पूरा क्रेडिट और श्रेय। देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, और ना ही मैं सोचती हूँ कि अभी 2014 का इलेक्शन अभी थोड़ा समय है, थोड़ा धीरज रखिए आप लोग भी। और जहां तक बात है राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करने की, मुझे नहीं लगता कि अभी इसके बारे में पार्टी ने कोई भी डिसीजन लिया है, और जब ऐसा डिसीजन होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, बस ये मैं कहना चाहूँ। संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए प्लीज। देखिए सिद्धार्थ, जैसा कि मैंने कहा, कैसे रोकेंगे अब आप आडवाणी जी को और लेटर लिखने से? देखिए, आडवाणी जी हमारे माननीय हैं, हमारे बड़े हैं, और भाजपा का ये सदा से ये एक हमारा आदर्श रहा है कि बड़ों की बड़ी इज्जत की जाती है, उनकी मर्यादा हमेशा कायम रहती है। आडवाणी जी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और एक पिता के समान वो उनका हाथ हमारे सर पे है, उनका मान सम्मान सदा रहेगा। ये भाजपा का वादा है आडवाणी जी से भी, अपने आप से भी, और इस देश की जनता से भी। चलिए, तो ये वादा यहाँ पर तो कर दिया है, पर आने वाले दिनों के अंदर चीजें किस तरह से जाती हैं देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सवाल अब भी वही है कि मिलके तो निकल गए हैं, मुलाकात भी हो गई है, बात भी हो गई है, पर क्या ये सिर्फ मतभेद ही है या ये मनभेद की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं? राजनीति एक बहुत अनिश्चितताओं का खेल है, और आने वाले दिनों के अंदर भी अनिश्चितताएं लगातार बनी रहेंगी। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।